30 से अधिक समय से एक निवेश बैंकर होने के नाते मैं आपको विलय और अधिग्रहण पर अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण देना चाहता हूं। बड़ी चुनौती यह है कि आप पृथ्वी पर विलय और अधिग्रहण जैसी कोई चीज कैसे सिखाते हैं, क्योंकि यह इतना जटिल विषय है, एक जटिल प्रक्रिया है। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में कभी किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं लिखा गया है। सरल उत्तर यह है कि आप इसे केवल अनुभव से ही सिखा सकते हैं। तो आप यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रहा है वह वास्तव में वहां गया है, उसे टी शर्ट मिली है। एक निवेश बैंक में एक विश्लेषक के रूप में कुछ साल बिताने के बाद यह सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन तब आप वास्तव में प्रक्रिया के पर्यवेक्षक हैं। आप वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप प्रक्रिया को चलाने वाले और निर्णय लेने वाले वरिष्ठ निदेशक नहीं हैं। वास्तव में इस विशेषज्ञता को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वास्तव में सौदों पर काम करना होता है और आपके पास वह अनुभव होना चाहिए। लेकिन 30 वर्षों से ऐसा करने के बाद मैं अब अपने 50 के दशक के मध्य में हूँ। I'm now in my mid-50s. मैं वास्तव में इस अनुभव को आपके साथ साझा करना पसंद करता हूं और मैं आपको अपना दृष्टिकोण भी देना चाहता हूं कि विलय और अधिग्रहण में शामिल होना कैसा होता है। मुझे लगता है कि शुरुआती बिंदु वास्तव में व्यापार चक्र है। अगर आपको लगता है कि हर व्यवसाय का एक जीवन चक्र होता है, तो बाजार इन कंपनियों से भरा होता है जिनमें से सभी का अपना जीवन चक्र होता है। यह अनिवार्य रूप से मूल्य बनाने के बारे में है। उद्यमी व्यवसाय इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे कुछ बनाना चाहते हैं और वे पैसा कमाना चाहते हैं। इन व्यवसायों को बढ़ने की जरूरत है। बढ़ने के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है और कभी कभी उन्हें अधिग्रहण करने की आवश्यकता होती है। फिर दिन के अंत में उद्यमियों को बाहर निकलने के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होगी, चाहे वो आंशिक हो। वे शायद यह एक आईपीओ हो और वे अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचते हैं और फिर भी एक ब्याज या पूर्ण निकास बनाए रखते हैं और वे कंपनी को किसी और को बेचते हैं। लेकिन इसके बिना वे maybe it's an IPO and they sell some of their stake and still retain an interest, or a complete exit and they sell the company to somebody else. But without that they can't अपने लिए मूल्य का एहसास नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ एक प्रणाली है जहाँ उद्यमी व्यवसाय बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें पूंजी तक पहुँच की आवश्यकता है। अंततः उन्हें अपनी पूंजी निकालने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है और यही वो जगह है जहां विलय और अधिग्रहण आते हैं। इसलिए यदि आप एक कंपनी के जीवन चक्र से शुरू करते हैं तो आपको एक स्टार्टअप मिल जाता है और स्टार्टअप एक उत्पाद का आविष्कार करता है और इसे डिजाइन करता है और सभी R&D करता है। फिर वह जाता है और एक ग्राहक ढूंढता है। अब एक ग्राहक एक उत्पाद खरीदता है। यह वास्तव में प्रमाण नहीं है। यदि बहुत से ग्राहक उत्पाद खरीदते हैं तो आपके पास एक बाजार है। इसलिए कंपनी अब बढ़ रही है। प्रारंभिक अवस्था में उन्हें पूंजी तक पहुंच की आवश्यकता होती है, इसलिए पूंजी लगानी होगी। बिना किसी बाहरी पूंजी के किसी कंपनी को पूर्ण जमीनी शून्य से बूटस्ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। एक बार जब व्यवसाय स्थापित हो जाता है तो उसे ग्राहकों का एक समूह मिल जाता है, उसे बढ़ने की आवश्यकता होती है और उसे उस व्यवसाय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। फिर से यदि आप एक व्यवसाय विकसित करते हैं तो वास्तव में आपके द्वारा नकद निकालने से पहले क्या होता है? क्या यह वास्तव में नकदी की बर्बादी है? क्योंकि आपको सामग्री खरीदनी है, आपको लोगों को भुगतान करना होगा और उत्पाद बेचने से पहले आपको यह सब करना होगा या पैसे वापस पाने के लिए एक सेवा। इसलिए इसे कार्यशील पूंजी की जरूरत है। अब किसी बिंदु पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह कैसे बाहर निकलने वाला है। कैसे उद्यमी शेयरधारक एक निकास प्राप्त करने जा रहे हैं और यह बिक्री और आईपीओ या बायआउट के माध्यम से हो सकता है। और विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उन्हें अधिग्रहण करने की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी का किसी अन्य कंपनी में विलय हो सकता है। विलय और अधिग्रहण में सब कुछ शामिल है, लेकिन इसमें कंपनी की बिक्री भी शामिल है क्योंकि आपके पास अधिग्रहण हो सकता है। लेकिन अधिग्रहण का दूसरा पक्ष बिक्री पक्ष नहीं है। मैं इसे भी समझाता रहूंगा। विलय और अधिग्रहण में कंपनी से बाहर निकलना भी शामिल है। आईपीओ अलग विशेषज्ञता है। Company exits as well. IPOs are a different expertise. यही वो जगह है जहां आपको अपने बाजार में लिस्टिंग नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और आपको ऐसा करने की सभी प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण से गुजरने में सक्षम होना चाहिए। मैंने लंदन के बाजार में लिस्टिंग की है, लेकिन शायद लगभग 20 वर्षों के लिए नहीं। लेकिन यह एक अलग कौशल है और उस पर सभी विस्तृत कार्य सामान्य रूप से एक निवेश बैंकर के बजाय एक स्टॉक ब्रोकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Work on that is handled by a stockbroker rather than an investment banker.
तो एक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण कदम क्या हैं? वैसे मूल रूप से आपको कंपनी की रणनीतिक सलाह देने की जरूरत है। आपको बोर्ड पर आने और यह समझने की जरूरत है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्हें बाजार और क्षेत्र के अपने अनुभव से सलाह दे सकते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। अनिवार्य रूप से वे किसी ऐसे चरण में पूंजी जुटाना चाहेंगे जो आईपीओ के माध्यम से हो सकता है, लेकिन शुरुआती चरणों में यह निजी या संस्थागत निजी इक्विटी या उद्यम पूंजी निवेशकों के लिए अधिक होने की संभावना है। कंपनी अच्छी तरह से चाह सकती है या अधिग्रहण करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आपको खरीदने के लिए कंपनियों को खोजने के लिए उन्हें खरीदने में मदद करनी होगी और फिर वो सब व्यवस्थित करना होगा और इसके लिए धन प्राप्त करना होगा। और फिर बिक्री के नजरिए से आपको उनके निवेश का एहसास करने में उनकी मदद करनी होगी और यह पूरी तरह से बाहर निकलने के माध्यम से या आईपीओ हासिल करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के साथ काम करके हो सकता है। IM&A पारिस्थितिकी तंत्र में बाजार के कुछ खिलाड़ियों को देखें। Now, let's look at some of the market players in the M&A ecosystem. मैं वास्तव में कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं। जाहिर है, कंपनियां पारिस्थितिकी तंत्र के मूल में हैं, लेकिन सलाहकार के नजरिए से, M&A खिलाड़ियों के नजरिए से, जो प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, आपके पास निवेश बैंक हैं, जिनके पास इक्विटी स्टॉक ब्रोकिंग फंक्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उनके अंदर पुराने दिनों में इन दो कार्यों को वास्तव में 1980 के दशक के उत्तरार्ध से अलग कर दिया गया था, जो आपको इतिहास की तरह लग सकता है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। फिर ये बहुत अधिक एकीकृत हो गए। तो आपके पास निवेश बैंक लेखा और लेखा परीक्षा फर्म हैं जो वास्तव में वित्तीय उचित परिश्रम और सौदों के लेखांकन पक्ष को संभालते हैं। आपके पास वकील हैं जो सौदों के दस्तावेज पर कानूनी उचित परिश्रम को संभालते हैं, और फिर आपके पास परामर्श फर्म हैं जो कर सकते हैं या शामिल नहीं हो सकता है। ग्राहक कंपनी जितनी बड़ी होगी, उसके शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वे सामरिक दृष्टि से, उचित परिश्रम की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। दृष्टिकोण से, क्योंकि उनके पास अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय होते हैं। यदि आप एक निवेश बैंकिंग सलाहकार हैं तो आपको वास्तव में एक सेक्टर फोकस की आवश्यकता है। यह बहुत व्यापक बाजार है जब तक कि आप इन दिनों एक सामान्यवादी बनने के लिए वास्तव में छोटे छोर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह मेरा दृढ़ मत है, इसलिए मैं टेक सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आपको अपने क्षेत्र को समझने की जरूरत है। खिलाड़ी कौन है, विभिन्न उप क्षेत्र क्या हैं, तकनीकी क्षेत्र कैसे संरचित और व्यवस्थित है, रुझान क्या है, सेक्टर के विकास को क्या चला रहा है, कौन सी तकनीकें नई हैं, कौन से नियम आ रहे हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन है, गर्म क्या है, लोग किसमें निवेश करना चाहते हैं। फिर आपको इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए कि आप इस क्षेत्र की कंपनियों को कैसे महत्व देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मैट्रिक्स और अलग अलग वैल्यूएशन तकनीकें होती हैं, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी कंपनी का मूल्यांकन करने का तरीका तकनीकी स्टार्टअप के मूल्यांकन से बहुत अलग होता है। Because the way of valuing a property company is very different from valuing a tech startup. आइए सेक्टर को देखें, थोड़ा और विस्तार से ध्यान दें। आपको परिदृश्य और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की जरूरत है। तो बाजार में खिलाड़ी कौन है? आपको यह जानने की जरूरत है कि बाजार के नेता कौन हैं। आपको पता होना चाहिए कि विकास कंपनियां कौन सी हैं, विघ्नता कौन है, लक्ष्य कौन है, वे कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें आपके ग्राहकों के लिए अधिग्रहण लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। और जाहिर है, आप किसी भी कंपनी को उस सूची में रख सकते हैं जो निजी इक्विटी फर्म या वीसी फर्म के स्वामित्व में है। आपको कंपनियों के स्वामित्व को जानना होगा। सार्वजनिक कंपनियां बहुत आसान हैं, लेकिन निजी कंपनियों की पहचान करना इस पर निर्भर करता है कि आप किस भौगोलिक बाजार में हैं। यूएस और यूके अपेक्षाकृत आसान हैं। कुछ यूरोपीय बाजारों में स्वामित्व की जानकारी अधिक गोपनीय होती है। आपको यह भी जानना होगा कि बाजार में सभी उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी खिलाड़ी कौन हैं और वे किन कंपनियों के मालिक हैं और उन्होंने उन्हें कब खरीदा और इसलिए उनसे बाहर निकलने की संभावना कब है। तो आपको कुछ समझने की जरूरत है। Then you need to have some understanding of बाजार में कंपनियों की रणनीति। क्या वे समेककों के अधिग्रहण करता हैं? क्या वे विकास कंपनियां हैं या वे लक्ष्य हैं? आपको केवल उनके हाल के इतिहास को देखने की जरूरत है कि वे इनमें से किस समूह में आते हैं। यदि आप एक सलाहकार हैं तो आपको इस क्षेत्र में सौदे के इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अतीत में किसने क्या किया है और यह देखकर कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, तो आप सलाहकार के नजरिए से संभावित अवसरों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह एक जटिल तस्वीर है, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं जो हर समय पैसा जुटा रही हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो हर समय शुरू की जा रही हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो हर समय अधिग्रहण कर रही हैं, और ऐसी कंपनियां हैं जो हर समय बाहर निकल रही हैं। और यदि कोई कंपनी आईपीओ के माध्यम से किसी निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में जाती है तो उसे अब इक्विटी मिल गई है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है कि वे अधिग्रहण के लिए उपयोग कर सकते हैं।
तो उन्होंने एक तरह से एक निकास प्राप्त कर लिया है, लेकिन वे एक प्रकार में बदल गए हैं। In a sense, they've achieved an exit, but they've metamorphosed into a type of company. कंपनी की कि वे अब आगे बढ़ सकते हैं और एक अधिग्रहण ग्राहक बन सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि व्यवसायों को कौन वित्त पोषित कर रहा है, क्योंकि आपको यह जानने की आवश्यकता है कि व्यवसाय निधि योग्य हैं। आपको एक अच्छा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये अब पर्याप्त नहीं है केवल यह समझे कि आपके बाजार में क्या हो रहा है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके बाजार में प्रवेश करने के लिए कौन सी कंपनियां विदेशों से आ रही हैं, या आपको अपने बाजार में उन कंपनियों के बारे में एक नजरिया रखने की जरूरत है जो विदेश जाना चाहती हैं, और आदर्श रूप से आप दोनों की मदद सलाहकार के तौर पर अहम सवाल क्या है? खैर, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वे आपको क्यों नियुक्त करें, और आपके पास IBM मुद्दा है, क्योंकि किसी को भी IBM से खरीदने के लिए कभी भी निकाल नहीं दिया गया। इसलिए ग्राहकों के लिए बड़ी उभार वाली फर्मों के पास जाने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें ले सकते हैं या नहीं। लेकिन एक मायने में यदि आप एक बहुत बड़ी फर्म में नहीं हैं तो आपको अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि उन्हें आपको क्यों काम पर रखना चाहिए। तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। आपको सौदे करने होंगे। आपको M&A प्रक्रिया में, लेकिन क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। आपको सौदों की उत्पत्ति करने की क्षमता की आवश्यकता है। आपको उन कंपनियों के बारे में सोचने और अच्छे विचारों के साथ आने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें आपके ग्राहकों द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। और निश्चित रूप से आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आपको भुगतान कैसे किया जाएगा। क्या आप एक अनुचर लेते हैं? आप केवल सफलता के आधार पर काम करेंगे या नहीं? Whether you take a retainer, whether you work on a success. क्या आपको 246 रात के 12:11 11,500 व्यवसाय के नियम और 12:11 यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। 100 चरणों के लिए भुगतान तो यदि आप उस स्थिति को लेते हैं और कहते हैं आपको ठीक है, मुझे संभावित ग्राहकों की पहचान करनी है, इसलिए मैं अब निवेश सलाहकार हूं और मैं अपने खुद के व्यवसाय के लिए अपनी मार्केटिंग के बारे में सोचता हूं, इसलिए मुझे खरीदारों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे विक्रेताओं के साथ संबंध और संपर्क रखने की आवश्यकता है। मुझे अपने क्षेत्र के सभी प्रमुख वित्तीय निवेशकों को जानने की जरूरत है। आपको यह जानना होगा कि सौदे कौन कर रहा है, किसके पास पैसा है, किन कंपनियों को डील करने के लिए पैसा मिला है, और गंभीर रूप से आपको निर्णय लेने वालों के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। चलिए कुछ रूपरेखा कौशल के बारे में बात करते हैं। स्पष्ट रूप से आपको M&A प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए और आपको बाय साइड और सेल साइड के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप खरीदारी के पक्ष में हैं, तो आप एक ऐसे ग्राहक के लिए काम कर रहे हैं जो अधिग्रहण करना चाहता है। यदि आप बिक्री पक्ष में हैं, तो आप एक ऐसे ग्राहक के लिए कार्य कर रहे हैं जो अपनी कंपनी को अधिग्रहणकर्ता के विपरीत दिशा में बेचना चाहता है। आपको पिच करने में सक्षम होना चाहिए। आपको पढ़ने की जरूरत है कि बाजार में जाएं और खुद को पिच करें और एक ग्राहक को आपको काम पर रखने के लिए राजी करें। आपको अपने क्लाइंट के लिए सगाई की बहुत स्पष्ट शर्तें रखने की आवश्यकता है, सामान्य रूप से एक विस्तृत सगाई पत्र के रूप में जो कई पृष्ठों तक चल सकता है और अक्सर बॉयलर प्लेट सामग्री के साथ अतिरिक्त परिशिष्टों के कई पृष्ठ होते हैं। इसलिए आपको अपने और अपने नियमों और शर्तों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। आइए अब खरीद पक्ष प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। अनिवार्य रूप से अब मुझे उस ग्राहक के लिए अधिग्रहण करने के लिए एक ग्राहक द्वारा काम पर रखा गया है। इसलिए पहली चीज जो मुझे करने की जरूरत है वो है क्षेत्र की समीक्षा करना और उस ग्राहक के लिए लक्ष्यों की पहचान करना। उन लक्ष्यों को उपलब्ध होना चाहिए। लक्ष्यों की एक लंबी सूची की पहचान करने वाले कागजी अभ्यास के साथ यह सब अच्छा और अच्छा है, लेकिन जब तक आप वास्तव में यह नहीं जानते कि उस कंपनी का बोर्ड अब बिक्री पर विचार करने के लिए तैयार है। अगर वे 2 साल में बिक्री की बात कर रहे हैं तो अब उनसे बात करना अच्छा नहीं है। फिर आपको यह देखने के लिए अपने क्लाइंट की ओर से एक दृष्टिकोण बनाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या वे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह तार्किक रूप से पर्याप्त है पार्टियों के बीच प्रारंभिक चर्चाओं के लिए, जो पहले आपके क्लाइंट और उनके नाम के प्रकटीकरण को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। आप इसे शुरू करने के लिए बिना नाम के आधार पर कर सकते हैं। आपको कुछ दृष्टिकोण पर आना होगा और फिर मूल्य और मूल्यांकन पर समझौता करना होगा। तो आपको कंपनी को महत्व देने के लिए सलाहकार के रूप में आवश्यकता है। दृश्य को अपने क्लाइंट के साथ साझा करना होगा। फिर हम उस मूल्य को अधिग्रहण मूल्य के हिस्से के रूप में लक्ष्य कंपनी को पिच करते हैं। यह अनिवार्य रूप से बातचीत की ओर जाता है। यह आशय पत्र की तालिका की ओर जाता है जो उन प्रमुख शर्तों को निर्धारित करता है जिन पर बातचीत की जाती है और फिर सहमति व्यक्त की जाती है। एक बार जब वो आशय पत्र सहमत हो जाता है तो उचित परिश्रम का एक चरण होता है जहां आप वकीलों, लेखाकारों, प्रबंधन सलाहकारों और किसी अन्य व्यक्ति को पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन जो कुछ भी हो पर जाकर जांच करने के लिए भेजते हैं।
सब कुछ सही है कि जिस कंपनी को आप खरीदना चाहते हैं उसकी अलमारी में कोई कंकाल नहीं छिपा है और फिर अंत में आप सब कुछ सुलझा लेते हैं। आप उन शर्तों को अंतिम रूप देते हैं जिन्हें आप बिक्री और खरीद अनुबंध तैयार करते हैं और फिर आप सौदे पर सहमत होते हैं। बिकवाली के लिहाज से यह थोड़ी अलग प्रक्रिया है। इसका अंतिम भाग खाड़ी के किनारे को दर्शाता है, लेकिन एक बिक्री पक्ष से आपको क्लाइंट के पास जाकर पिच करने की आवश्यकता है और sell side you need to go and pitch to the client. उन्हें समझाएं कि आप उनके व्यवसाय की बिक्री को संभालने के लिए सक्षम हैं। इसलिए आपको उन्हें अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन और प्रमुख निकास स्थितियों के बारे में एक विचार देना होगा जो आपको लगता है कि उनके व्यवसाय के अनुरूप होंगे। आप उनसे यह भी जानना चाहेंगे कि उनके बाहर निकलने की मुख्य शर्तें क्या हैं। क्या प्रबंधन रहना चाहता है या क्या वे छोड़ना चाहते हैं? आपको संभावित परिचितों के ब्रह्मांड की पहचान करने की जरूरत है। उनकी रणनीति और तर्क की समझ होनी चाहिए। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो एक्वायरर है जो आपके क्लाइंट के लिए एक रणनीतिक प्रीमियम का भुगतान करना चाहता है और इसलिए आप बाहर निकलने पर अधिक कीमत प्राप्त करते हैं, अन्यथा आपने किया होगा। आपको डेटा रूम को एक साथ रखना होगा। यह डेटा का संग्रह है जिसका उपयोग उचित परिश्रम प्रक्रिया में किया जाता है। यह व्यावसायिक दस्तावेजीकरण का काफी जटिल संग्रह है जिसे लेखाकारों द्वारा देखा जाएगा, लेकिन दिन के अंत में आप अंततः निवेश बैंकिंग सलाहकार के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि इसे एक साथ रखा गया है। फिर आपको व्यवसाय का विपणन करने की आवश्यकता होगी। आप इसे केवल एक या दो संभावित खरीदारों के पास राइफल शॉट के रूप में कर सकते हैं या आप एक व्यापक नीलामी चलाना चाहते हैं और संभावित खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में बिना नाम के आधार पर सौदे के बारे में केवल एक या दो पेज के टीजर के साथ। आगे आपको अपनी मार्केटिंग सामग्री के हिस्से के रूप में कंपनी पर एक सूचना ज्ञापन की आवश्यकता होगी। एक बार जब संभावित खरीदार ने रुचि दिखाई है तो वे गोपनीयता के एक पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर आप उन्हें सूचना ज्ञापन प्रदान करते हैं जो संभवतः व्यवसाय के बारे में 30 या 40 पृष्ठ की पुस्तक है जो उन्हें यह देखने में मदद करता है कि क्या वे बनाना चाहते हैं एक प्रस्ताव। कुछ बातचीत और चर्चा होगी और फिर आपको एक प्रस्ताव या प्रस्ताव प्राप्त होगा। उन प्रस्तावों पर बातचीत की जरूरत है और अंततः शर्तों के प्रमुख एक खरीदार के साथ सहमत हुए। आप एक ही समय में कई शर्तों के प्रमुखों पर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन तब आप वास्तव में केवल एक के साथ साइन अप करना चाहते हैं। इसके बाद ड्यू डिलिजेंस की ओर जाता है जो अंतिम दस्तावेज, बिक्री और खरीद अनुबंध, समापन की ओर जाता है और पैसा हाथ से बदल जाता है। तो यह सौदे का दूसरा पहलू है। एक सलाहकार के रूप में इस प्रक्रिया में एक निवेश बैंकर के रूप में आपको बहुत अधिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है। एक आकार सभी व्यायाम फिट बैठता है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और यह बहुत अनुभव पर निर्भर करती है। आपको अपने क्षेत्र में और सभी वित्तीय निवेशकों और संभवतः अन्य निवेश बैंकों में भी एक नेटवर्क और संबंध रखने की आवश्यकता है। आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड की आवश्यकता है और आपको अपनी सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है क्योंकि गोपनीयता और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी सेवाओं, अपनी क्षमताओं को पिच करने और ग्राहकों को खुद को बेचने में सक्षम होना चाहिए। आपको यह जानने की जरूरत है कि उनके व्यवसायों को संभावित रूप से कैसे बाजार में लाया जाए। में खरीदार, इसलिए आपको मार्केटिंग स्किल्स की भी जरूरत है। आपको इसमें शामिल सभी दस्तावेजों में महारत हासिल करने और समझने की जरूरत है। आप इसे बहुत अधिक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से इस पर सलाह देने में सक्षम होना चाहेंगे कि क्या वाक्यांश और पैराग्राफ का वजन और विस्तृत दस्तावेजों की सामग्री सही है और आपके ग्राहकों के पक्ष में है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल अनुभव से ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको अच्छी तरह से संगठित होने और सौदे की प्रक्रिया को प्रबंधित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है क्योंकि यह आपकी प्राथमिक भूमिका है, इसे पूरे रास्ते तक ले जाना। इसका मतलब है कि बैठकों का पालन करना, एजेंडा आयोजित करना, यह सुनिश्चित करना कि कार्रवाई कदम उठाए गए हैं, यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया आपके द्वारा निर्धारित समय सारिणी का पालन करती है। बेशक आपको बातचीत कौशल की आवश्यकता है क्योंकि आप अपने ग्राहक के लिए प्रमुख वार्ताकार हैं और आपको सौदे पर बातचीत करने और सौदे को बंद करने के सर्वोत्तम तरीके पर सलाह देने की आवश्यकता है। तो यह विलय पर मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। और अधिग्रहण, यह 30 से अधिक वर्षों के अनुभव पर आधारित है। मुझे पता है कि यह काफी लंबा वीडियो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ उस व्यक्तिगत अनुभव को साझा करना चाहता हूं, जो आपको विश्वास दिलाता है कि मेरे पास विलय और अधिग्रहण प्रक्रिया की एक विस्तृत समझ है जिसे आपके साथ साझा करने में मुझे खुशी हो रही है।